कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीपीएससी के लिए है वो है मौर्य प्रशासन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मौर्य के स्रोत, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उसके बारे में जानकारी दिया था और आज मैं आपको बताऊंगा मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के तहत हम लोग जो आज चर्चा करेंगे उसमें किस प्रकार से मौर्य प्रशासन किया जाता था, मौर्य वंश के राजाओं ने किस प्रकार से पूरे भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कायम किया था। अगर आप देखेंगे कि मौर्य से पहले जो भारत है वो अखंड भारत नहीं था, बल्कि मौर्य के बाद ही जो है अखंड भारत का एक स्वरूप का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने जो है केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की थी और पूरे भारत में वरन अफगानिस्तान तक उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था, तो उसकी चर्चा इस लेक्चर में किया जाएगा। और जो प्रशासन थी वो कितने भागों में बटा हुआ था, जैसे केंद्रीय स्तर पे किस प्रकार से शासन किया जा रहा था, प्रांत स्तर पे किस प्रकार से शासन किया जा रहा था, या विषय या जिला स्तर पे किस प्रकार से किया जा रहा था, या स्थानिक या गांव स्तर पे किस प्रकार से शासन किया जा रहा था, उसके प्रमुख क्या कहलाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर साथ साथ हम बताएंगे वहाँ की जो गुप्तचर प्रणाली थी वो किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर पाटलिपुत्र नगर नियोजन किस प्रकार से व्यवस्थित था, जिसके बारे में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में चर्चा किया है, तो उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ उस समय जो पुलिस प्रशासन था उसको जो रक्षण कहा जाता था वो किस प्रकार से काम कर रहा था उसकी चर्चा होगी। साथ साथ न्यायिक प्रणाली जो है, कंटक शोधन और जो धर्म स्थीय है उसकी चर्चा करेंगे, जिससे दीवानी और फौजदारी होता है उस प्रकार से उस समय था। और साथ साथ बहुत सारे उसमें अधिकारी थे, जैसे 26 अधिकारियों की चर्चा की गई है। और तीर्थ जो कि एक तरीका के अमात्य हुआ करते थे उस समय में 18 थे, उनकी चर्चा हम करेंगे। और साथ साथ जो है वहाँ की कर प्रणाली किस प्रकार से थी और किस प्रकार से कर लिया जाता था और शासन किस प्रकार से चलाया जाता था। साथ साथ सैनिक की जो व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन किस प्रकार से था, इसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर के तहत करेंगे। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह टॉपिक को अच्छे से आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यह टॉपिक आपको सिर्फ मेंस राइटिंग में ही नहीं बल्कि आपको जो है पीटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको भी बनाने में आपको कई बार मददगार साबित होगा, क्योंकि बीपीएससी या अन्य जो भी आपके सिविल सर्विसेज हैं थोड़ा डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे उसमें अधिकारी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे पोतवा अध्यक्ष किस प्रकार क्या चीज के अधिकारी थे, सूरा अध्यक्ष क्या थे, सीता अध्यक्ष किन्हें कहा जाता था, या एग्रोनोमोई क्या था, एस्ट्रोनोमोई कौन लोग हुआ करते थे, कौन अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में। इस तरीका से नाम दे करके आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो जब तक आप अच्छे से इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस टॉपिक को जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पिछले क्लास में मैंने मौर्य प्रशासन के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र उसकी चर्चा किया था। साथ साथ मैंने मेगास्थनीज की इंडिका की भी चर्चा की थी। साथ साथ बहुत सारे नाटक की भी चर्चा हमने किया था, पुराणों की चर्चा किया था। उसी प्रकार से जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, स्वराष्ट्र के बारे में मौर्य समय में किस प्रकार से शासन होता था उसका उस अभिलेख से पता चला है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसके माध्यम से अशोक ने किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया है उसके बारे में पता चलता है। तो इन सब बातों की चर्चा आज के लेक्चर में होगा, ठीक है। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके बारे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत के तहत हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे हमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है आपका मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका से भी पाटलिपुत्र नगर नियोजन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे कि हमें सौराष्ट्र में किस प्रकार से मौर्यकालीन समय में शासन किया जाता था। चूँकि सौराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में, उसमें पूर्णतः मौर्य प्रशासन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है अल्प मौर्य प्रशासन था, मतलब आधा मौर्य प्रशासन था
और आधे जो साम्राज्य थे, यानी दो माध्यम से चलाया जा रहा था। वहाँ के प्रशासक को चुन करके मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो है वहाँ पे शासन व्यवस्था कराई जा रही थी। तो उसके बारे में चर्चा जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। उसके बाद है अशोक के अभिलेख से किस प्रकार से अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं और किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रशासन किया है, लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, इसके बारे में यहाँ से हमें प्राप्त होती है जानकारी। ठीक है, अब है देखिए अर्थशास्त्र से हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी मिली है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के जो विषय हैं वो क्या क्या हैं उसको आप देखिए, जिसके बारे में हम मौर्य प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र से जानकारी लेते हैं। सबसे पहला राजा स्वामी, जो कि उस समय ठीक है सब प्रधान होता था, पूरे केंद्र का केंद्रीकृत जहाँ प्रशासन था तो उसमें सबसे प्रमुख जो होता था राजा ही होता था, और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों का प्रमुख जो है राजा हुआ करते थे। तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसके नीचे एक मंत्री परिषद का समूह हुआ करता था जो कि तीर्थ में बटे हुए थे, जिसको कि अमात्य भी आप कह सकते हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण जो है प्रशासन में भागीदारी निभाते थे। तीसरा तीर्थ वही है, मंत्री परिषद के अंतर्गत ही तीर्थ विभाग था, जो कि तीर्थों की संख्या टोटल 18 थी। जिस प्रकार से कह सकते हैं अभी कोई भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उसी प्रकार से। उसके बाद अध्यक्ष की संख्या 26 बताई गई है, जिसमें बहुत सारे विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होते थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद राजस्व, किस प्रकार से कर वसूली किया जाता था, आर्थिक नियंत्रण किस प्रकार से मौर्य समय में किया जा रहा था, गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी, कितने प्रकार की गुप्तचर व्यवस्थाएं थी, ये सब की जानकारियां जो है हमें अर्थशास्त्र किताब से मालूम होता है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दंड व्यवस्था, कितने प्रकार के दंड दिए जाते थे, और कूटनीति किस प्रकार से देश का चलाया जा रहा था, यानी जो मौर्य प्रशासन था उसमें कूटनीति किस प्रकार से की जा रही थी, इसके बारे में अर्थशास्त्र में चर्चा किया गया है। उसके बाद इंडिका का जो विषय है, इंडिका में जो मेगास्थनीज के द्वारा जो चर्चा किया गया है वो नगर प्रशासन किस प्रकार से थे, वहाँ का जो जिला था वहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से किए जा रहे थे, या पाटलिपुत्र में किस प्रकार का शासन था उसके बारे में। साथ साथ सैन्य प्रशासन टोटल उसमें उन्होंने बताया कि 30 जो है उसमें सदस्य होते थे, 5 विभाग थे और 6 विभाग थे सॉरी, और प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। आगे मैं चर्चा करूँगा। फिर आर्थिक नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता था, वो इंडिका से इस के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो कि स्रोत है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, मैंने अभी चर्चा किया था आपको, सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से मौर्य के अधीन रह करके सौराष्ट्र का शासन वहाँ के जो है अमात्य या कह सकते हैं कि जो प्रशासन चला रहे थे, किस प्रकार से वहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। उसके बाद है अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन इसमें किया गया है। साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य जो किए गए हैं अशोक के द्वारा, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन को अच्छे से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड करके इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, और अच्छे से कॉपी में लिखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से इस बार 66 में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, और यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। यानी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो है पूरे भारत में मौर्य प्रशासन से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, प्रशासन का केंद्र बिंदु जो होता था वो राजा हुआ करता था, और वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, और इंडिका से पता चलता है, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के चारों तरफ जो है अंगरक्षिकाएं, जो कि महिला हुआ करती थी, वो रहा करती थी, उनको घेरे हुए रहा करती थी। ठीक है, उसके बाद है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का एक मंत्री परिषद हुआ करता था, और उसके जो सदस्यों की जो चुनाव थी वह एक एग्ज़ाम लिया जाता था उस समय, उसको हम उपधा परीक्षण कहते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और जो सेलेक्ट होते थे उनको जो है मंत्री परिषद का सदस्य चुना जाता था। जिस प्रकार से अभी IAS IPS को चुना जाता है UPSC के माध्यम से, उसी प्रकार से। तो उसके सदस्यों का जो है सामान्यतः वेतन 12,000 पन्न वार्षिक था।
पन्न जो है वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो 12,000 पन्न दिया जाता था, जो कि सामान्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। लेकिन उसमें भी कुछ जो महत्वपूर्ण होते थे, ठीक है, उनका जो सैलरी था वो कुछ ज़्यादा था, ठीक है। जैसे उसमें महत्वपूर्ण मंत्री में आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री, जैसे चाणक्य थे, फिर राधागुप्त हुए थे अशोक के समय में, जैसे पुरोहित थे, सेनापति थे, सन्निधाता थे, और तथा युवराज। युवराज जो है राजवंश के ही हुआ करते थे, राजा के पुत्र ही खास करके युवराज हुआ करते थे। तो इन लोग का जो सैलरी था, जो वेतन था, वो ज़्यादा था। उनको 48,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। 48,000 पन यानी चांदी के सिक्के, 48,000 चांदी के सिक्के इनका सैलरी था। किनका? तो ये सब जो महत्वपूर्ण पोस्ट थे मंत्रिपरिषद के अंतर्गत उनमें, ठीक है। उसके बाद है, उसके नीचे जो मंत्रिपरिषद में ही तीर्थ हुआ करते थे, तीर्थ की संख्या 18 थी। उसी में आपके पुरोहित हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री या पुरोहित हम कह सकते हैं। समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका सन्निधाता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, और सेनापति युद्ध विभाग के मंत्री हुआ करते थे। युवराज जो थे राजा के उत्तराधिकारी होते थे, और नागरिक नगर के प्रमुख अधिकारी। तो कुछ चर्चा तीर्थ के एग्जाम्पल में आप जरूर लिखेंगे। और जो आटविक हुआ करते थे वो वन विभाग के प्रधान अधिकारी थे, आटविक उनको कहा जाता था। उनके अंतर्गत जो भी जंगल था, वन थे, पेड़ पौधे, उसकी देखरेख उनके तहत किया जाता था, जंगलों का, ठीक है। तो इस प्रकार से 5-6 एग्जाम्पल आप वहाँ लिख देंगे तीर्थ के अंतर्गत, ठीक है। उसके नीचे जो हुआ करते थे, तीर्थ के नीचे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे। ये केंद्रीय प्रशासन की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ आपको। तो अध्यक्ष की संख्या टोटल कितनी थी? 26 थी। जैसे अभी भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, या जो भी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उसी प्रकार से उस समय भी 26 डिपार्टमेंट थे, 26 अध्यक्ष की जो है उसमें नियुक्ति होती थी। और इनका काम मंत्रियों के साथ निरीक्षण करना होता था। संभवतः मेगास्थनीज ने इन्हीं को मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है। आज भी मजिस्ट्रेट होते हैं जिला स्तर पे, उस समय भी मजिस्ट्रेट की जो तुलना है वो अध्यक्ष से आप कर सकते हैं उस समय के। जैसे पन्याध्यक्ष जो थे, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष जो अभी भी होते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष। दूसरा है सूराध्यक्ष, जो कि आवाकारी विभाग के अध्यक्ष होते थे। अब कहिएगा आवाकारी क्या होता है? तो जो शराब मदिरा जो होता है, या बियर अभी कह सकते हैं, तो वो सब के विभाग के अध्यक्ष होते थे, सूराध्यक्ष। उसके बाद है सूनाध्यक्ष, जो बुचरखाने होते हैं जहाँ पे गाय या भैंस की हत्या की जाती है, मतलब उसको मारा जाता है, खाल निकाल करके उसके चमड़े तैयार किए जाते हैं, वो बुचरखाने हुआ करते थे। या वहाँ पे मांस जो है काट करके जानवरों को, तो वो बुचरखाने के तहत उसको सूनाध्यक्ष कहते थे, उसके अध्यक्ष को। गणिकाध्यक्ष, जो गणिकाएँ होती थी, वेश्याएँ, उनको कहा जाता था। तो गणिका अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे, जो भी कृषि विभाग था उसके अध्यक्ष को जो है सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और राजकीय भूमि से जो प्राप्त कर जो होता था उसको भी सीता कहा जाता था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये सब अध्यक्ष में जरूर 4-5 की एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप मौर्य प्रशासन को लिखिएगा तो केंद्रीय स्तर पे जो है आपका तीर्थ, अमात्य और जो है अध्यक्ष की चर्चा जरूर करेंगे। इनका जो वेतन था, किनका? तो अध्यक्ष का, वो लगभग 1,000 पन वार्षिक वेतन हुआ करता था। प्रथम श्रेणी में जो थे अमात्य मंत्रिन के सदस्य आते थे। अमात्य जिनकी सैलरी आप कह सकते हैं 48,000 के आसपास पन सालाना था। द्वितीय श्रेणी में मंत्री परिषद थे, जिनकी सैलरी लगभग 12,000 था। और तृतीय श्रेणी विभागीय अध्यक्ष, जिनका जो है 1,000 के आसपास था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केंद्रीय प्रशासन में जो भाग ले रहे थे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है प्रांतीय प्रशासन की चर्चा देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रांतीय प्रशासन में देखिए क्या था कि केंद्र कई प्रांतों में बटा हुआ था। उस समय जो प्रांत थे, अशोक के समय में 5 प्रांत थे, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रांत का जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो बाद में वायसराय बने हैं अंग्रेज के समय में, वो हुआ करते थे राजवंश के ही उत्तराधिकारी, यानी आर्यपुत्र भी जिन्हें कहा जाता था, कुमार या युवराज कह सकते हैं, जो कि राजा के परिवार से ही हुआ करते थे, उन्हीं को बनाया जाता था खास करके, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय प्रशासन में मंत्री परिषद हुआ करती थी, यानी प्रांत स्तर पे भी मंत्री परिषद का गठन होता था और उनका संबंध सीधे केंद्र से हुआ करता था। और अशोक के समय अगर देखें तो पूरा मौर्य प्रशासन जो है 5 प्रांतों में बटा हुआ था और जिनकी अलग अलग राजधानी थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किसकी राजधानी क्या थी। जैसे उत्तरापथ
उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ। उत्तरापथ जो है तक्षशिला है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, आप देख पा रहे होंगे। तीसरा है अवंती राष्ट्र, उसकी जो है उज्जैनी, ठीक है, अवंती उज्जैनी। तो ये भी प्रांत था अशोक के समय में। और प्राची, जिसको प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश कहा जा रहा था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी। और कलिंग जो था उसकी राजधानी तोसली थी। इस प्रकार जो है 5 प्रांत में जो है मौर्य प्रशासन अशोक के समय में बटा हुआ था। और उसके जो प्रधान हुआ करते थे वो आर्यपुत्र या कुमार कहे जाते थे। उसके माध्यम से जो है शासन किया जाता था। स्वराष्ट्र आपको मैंने पहले ही बताया था, अर्ध स्वतंत्र प्रांत थे, यानी वहाँ पे शासक की नियुक्ति किया जाता था जो कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही आते थे वो भी। उसके बाद है, अगर हम प्रांत स्तर को देखें तो हम इसको विभिन्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे अभी जो है, जैसे अभी केंद्र है, फिर राज्य है, राज्य के अंतर्गत जिला है, मंडल है, जिला है, अनुमंडल है, फिर आपका ब्लॉक स्तर पे है। उसी प्रकार से उस समय का अगर आप देखें प्रशासनिक व्यवस्था तो जस्ट लाइक इसी टाइप का है, बस नाम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र का जो प्रधान हुआ करता था वो राजा, पहले ही मैंने आपको बताया है, वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का प्रधान था। दूसरा, प्रांत का कुमार या आर्यपुत्र उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कि राजा के परिवार से ही हुआ करते थे। तीसरा मंडल है, जो कि अभी भी आप प्रमंडल जिसको कहते हैं, प्रादेशिक या प्रदेष्टा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। विषय, जो कि अभी का जिला आप कह सकते हैं, तो विषयपति या स्थानिक उसके हुआ करते थे अध्यक्ष। उसके बाद है आपका स्थानीय, 800 ग्रामों का समूह जो था वो स्थानीय कहलाता था। उसके नीचे 400 गांवों का समूह होता था, वो द्रोणमुख कहलाता था। उसके नीचे 200 गांवों का समूह था जिसको खावटिक कहा जाता था। उसके नीचे संग्रहण होता था जो कि 10 गांवों का समूह होता था। और उसके जो प्रधान थे वो गोप कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कई बार पूछा है। संग्रहण के जो अध्यक्ष थे, जो 10 गांवों का समूह हुआ करता था, 10 ग्रामों का, वो क्या कहलाते थे, तो गोप कहलाते थे, ठीक है। और उसके नीचे ग्राम हुआ करता था, सबसे निचली इकाई ग्राम, और उसका जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो ग्रामनी होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रांतीय प्रशासन की चर्चा जो कि जो चाणक्य ने किया है उसकी चर्चा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नगर प्रशासन की, जो कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है, ठीक है। आप इसको अच्छे से PDF डाउनलोड करके खुद से लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो सबसे प्रमुख स्रोत जो है इंडिका ही है, जिसके माध्यम से पाटलिपुत्र नगर योजना के बारे में पता चलता है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उसको एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। यह क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी ने पूछा भी है। एस्ट्रोनोमोई या नगर के अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में किसे कहा जाता था, तो वो हुआ करते थे कौन, तो एस्ट्रोनोमोई, ठीक है, नगर अधिकारी। उसके बाद जो जिला के अधिकारी थे वो एग्रोनोमोई कहा जाता था। खास करके सड़क निर्माण के अधिकारी भी इन्हीं को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था, एग्रोनोमोई को। किन्हें कहा जाता था, एग्रोनोमोई को, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति पे आते हैं। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन, ठीक है, 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। अब 30 सदस्य के समूह में कौन कौन से आते थे उसकी चर्चा आप यहाँ पर देखिए किया हुआ है कि अलग अलग जो है समिति हुआ करती थी जो कि 5-5 लोगों का, और उसके माध्यम से 6 समितियाँ थी जिसके माध्यम से नगर प्रशासन चलाया जा रहा था। जैसे उसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे शिल्प कला समिति है, यानी नगर के सड़कों और जो भवन का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो इन्हीं के अंतर्गत आता था, शिल्प कला समिति के अंतर्गत। विदेश समिति के अंतर्गत जो विदेशी आते थे बाहर से, उनके रहने, खाने पीने और दवा दारू या मृत्यु हो जाने पर उनके परंपरा के अनुसार समाधान की व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी होती थी। किसकी, तो विदेश समिति का। तीसरा था जनसंख्या समिति, जैसे अभी भी होता है ब्लॉक स्तर पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि लेखा जोखा रखता है, उसी प्रकार से उस समय भी जनसंख्या समिति थी। जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर उसी में तैयार किया जाता था। उसके बाद है उद्योग व्यापार समिति, उद्योग व्यापार पे नियंत्रण करना इनका काम था। उसके बाद है आपका वस्तु निरीक्षण
समिति, जो कि वस्तुओं में मिलावट को रोकना इनका काम था। वस्तु में मिलावट को रोकना किसका काम था? तो वस्तु निरीक्षक जो समिति हुआ करती थी उसका काम था। ठीक है, उसके बाद है यहां पर कर निरीक्षक समिति, जिसका काम था कि जो विभिन्न प्रकार के जो कर लिए जाते थे राजाओं के द्वारा, तो उसका देखरेख करना, उसका विवरण रखना, साथ साथ कोई चोरी ना करे इसका ध्यान देना, और अगर कोई चोरी करता है तो उस समय जो मौर्य प्रशासन में था कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कर प्रणाली वहाँ की बहुत तंदुरुस्त थी। अगर आप कर नहीं चुकाते मौर्य प्रशासन में तो आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद है गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था को अगर आप देखिए तो गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख जो अधिकारी थे, महामात्य सर्प या सर्प महामात्य, दोनों आप कह सकते हैं, यही अधिकारी हुआ करते थे। और गुप्तचर प्रणाली के बारे में जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, उन्होंने बताया है कि वो दो प्रकार के हुआ करते थे। सबसे पहला जो होते थे संस्था, जो कि संस्थाओं के माध्यम से, जैसे अभी भी आप देखेंगे गुप्तचर प्रणाली आपके देश में है, रॉ वगैरह आप देख सकते हैं, या आपके सीबीआई है, तो ये सब गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करते हैं। आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो उसी प्रकार उस समय जो था संस्थाओं में संगठित होकर के जो कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। और संस्था के कई रूप थे, यानी उसमें अलग अलग भेष में जो है अलग अलग प्रकार के जो है गुप्तचर रहा करते थे। जैसे काप्टिक रूप की बात करें तो वो विद्यार्थियों के भेष में रहा करते थे, उदास्थित जो है सन्यासी के रूप में रहते थे, गृहपतिक किसान के रूप में जो है भेष बना करके रहते थे, और वेदेहक जो है व्यापारी के रूप में रहते थे, और तापस तपस्वी के रूप में। यानी इस प्रकार का भेष बना करके वो अन्य राजा की जानकारी या अन्य राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, संचरा। संचरा जो कि भ्रमणशील गुप्तचर प्रणाली हुआ करती थी, जो कि घूम घूम करके जानकारियां एकत्रित करती थी। ये मुख्यतः 4 प्रकार के थे। पहला था सत्री। क्षत्रियों का परिवार नहीं होना चाहिए। जैसे अभी भी रॉ का जो एजेंट होते हैं उसके परिवार का जो डाटा है या उनका नाम जो है इंडिया के जो है रजिस्टर से गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ऐसा अपना कूटनीति के तहत कोई भी राज्य या देश करता है तो उस समय भी यही प्रणाली थी। क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए, उन्हें ही क्षत्रिय में शामिल किया जाता था। दूसरा तीक्ष्ण हुआ करते थे, ये भी जो है भ्रमणशील गुप्तचर ही थे। ये शूरवीर हुआ करते थे, समय पड़ने पर ये युद्ध भी करने के लिए तैयार रहते थे। तीसरा रसद थे, ये बहुत क्रूर प्रकृति के होते थे, मरना मारना इनका एकदम काम था, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हुआ करते थे, रसद कहलाते थे। एक परिवर्जिका हुआ करती थी जो कि भिक्षुणी जो कि सन्यासी, स्त्री सन्यासी के रूप में रहती थी। खास करके उसमें वेश्याओं की भर्ती किया जाता था, जो कि अन्य राज्य में जा करके वहाँ के गुप्त सूचनाओं के बारे में जानकारी राजा को दिया करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वहाँ की गुप्तचर प्रणाली बहुत ही मजबूत थी। साथ साथ अगर आप देखें गुप्तचर के अलावे भी वहाँ का पुलिस प्रशासन था, जिसको कि रक्षिण कहा जाता था। वो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी राज्य में। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन को क्या कहा जाता था? रक्षिण। तो उस समय भी मौर्य काल में भी पुलिस प्रशासन हुआ करती थी। उसके बाद है न्याय प्रशासन। इस काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम स्तर पे हुआ करता था, यानी हर एक स्तर पे आप देखेंगे ग्राम स्तर पे ग्रामिक जो या ग्राम वृद्ध जो लोग थे वो सब मिल करके, जैसे अभी भी जो सरपंच होते हैं गांव के ही होते हैं और आपस में 5 पंच मिल करके न्याय देते हैं, उसी प्रकार से उस समय ग्रामिक और जो ग्राम वृद्ध हुआ करते थे वो लोग न्याय देते थे। और फिर हर एक स्तर पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्थानीय स्तर पे या विषय स्तर पे तो अलग अलग जो है न्यायिक प्रणाली थी, न्याय व्यवस्था किया गया था। और यहाँ पे न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया था मेन रूप से। एक धर्मस्थीय, जैसे दीवानी, आज भी दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के केस होते हैं। तो धर्मस्थीय उस समय दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, और इसके जो न्यायाधीश होते थे वो धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाते थे। किसके? तो धर्मस्थीय के। उसके बाद है कंटक शोधन, जो कि फौजदारी लड़ाई मारपीट वाला केस, तो इसके जो न्यायाधीश हुआ करते थे प्रदेष्टा कहलाते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है 4 अंगों का वर्णन किया गया है। कानून के 4 अंग थे, जिसे चतुष्पद कानून भी कहा गया है। तो कानून एक तो धर्म, जो कि सार्वभौमिक कानून था, सबके लिए बराबर था। दूसरा व्यवहार, यानी पुराने निर्णयों के आधार पर जो कानून का फैसला देना, वो व्यवहार कहलाता था। चरित्र,
गांव का अपना अपना रीति रिवाज हुआ करता है, अभी भी और उस समय भी हुआ करता था। तो परंपरा के अनुसार जो वहाँ का न्याय दिया जाता था वो चरित्र कहलाता था। और चौथा राज शासन, यानी राजा द्वारा अगर कोई कानून लागू किया जाता है या बनाया गया तो वो राज शासन। तो इस प्रकार से 4 चतुष्पद कानून वहाँ पे व्यवस्था में थे। ठीक है, तो आप इसकी चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद अब चर्चा कीजिए कि आय वहाँ का क्या था, किस प्रकार से आय वहाँ का आता था राजाओं के पास। तो देखिए, आय खास करके वहाँ भूमि जो राजस्व कर है उसी से प्राप्त होता था। सीता, राजभूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यानी राजा के अंतर्गत राजाओं के पास जो ज़मीन थी उस पर अगर कोई किसान खेती करता था और वो जो टैक्स देता था वो सीता कहलाता था। और अगर कोई भाग पे करता था, यानी जो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे, भाग कहलाते थे। और उनको जो है 1/6 से लेकर के 1/4 भाग तक जो है कर के रूप में अनाज देना पड़ता था। अगर सरकार अगर वहाँ पे राजा सिंचाई व्यवस्था करवाती थी तो उस केस में उन्हें 1/3 भाग के रूप में जो है कर देना पड़ता था, जिससे अगर आपका 3 केजी होगा तो उसमें 1 केजी राजा का होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, सैन्य प्रशासन की बात करेंगे तो प्लिनी ने जो है, प्लिनी एक इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार, उन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त की सेना लगभग 6 लाख के आसपास थी और जिसमें कि 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 रथ था उनके पास। और मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों के लिए जो है अलग अलग पृथक व्यवस्था था, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे जो सैनिकों को देख रेख करते थे। और टोटल उनकी संख्या जो है मेगास्थनीज ने 30 बताया है। जैसे प्रथम समिति में जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरा है सामग्री दूसरी समिति में सामग्री या यातायात, रसद, खाने पीने की जो सामग्री है उसकी व्यवस्था करती थी। तीसरा पैदल सेना की देखरेख करती थी। चौथा अश्वरोही जो हुआ करते थे घुड़सवार, उसकी देखरेख करती थी। पांचवा गज सेना और छठा जो है रथों की सेना की देखरेख किया करती थी। तो इस प्रकार से जो है मौर्य प्रशासन जो है विभिन्न केंद्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, विषय स्तर पे, मंडल स्तर पे बटा हुआ था और यहाँ पे जो है एक केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। तो इसी प्रकार से आप लास्ट में निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका कि रूप कहीं ना कहीं रूपांतरित होकर आज भी हमारे प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें विद्यमान है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है PDF डाउनलोड करने का, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी आपको एक आंसर मॉडल राइटिंग भी आपको साथ में यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।